तो हम अपने इस पाठ्यक्रम को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। तो लेक्चर नंबर 2 में आप सभी का फूल माला नहीं है मेरे साथ, वरना फूल माला आपके गलों में डाल डाल के मैं आपको स्वागत करता कि मेरा लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है। तो आप ध्यान दीजिए। तो इससे जो हमारा पहले वाला जो लेक्चर था जिसमें हमने डिस्कस किया था नेचर ऑफ लाइट, जिसमें हम 2 साइंटिस्टों के बारे में पढ़ चुके थे, पहला मिस्टर न्यूटन और दूसरा मिस्टर हाइगेंस। अब बात आती है तीसरा मैक्सवेल। तो बेटा ध्यान दीजिएगा, मैक्सवेल थोड़ा सा एक चिढ़ने वाली प्रवृत्ति का साइंटिस्ट था। ये चिढ़ता था। हालांकि मुझे पता नहीं है, मैक्सवेल की कोई खीर नहीं खाई मैंने, लेकिन सुना है कि मैक्सवेल एकाकी प्रवृत्ति का इंसान था। अब कोई सी प्रवृत्ति को हमको कौन सा संबंध बनाना है एक संग, हमको तो केवल ये जानना है कि या ने प्रकाश की प्रकृति के बारे में कहा बताया हो। तो बेटा ध्यान से सुनिए, मैक्सवेल ने जब लाइट की नेचर को डिफाइन किया तो इसने लाइट की नेचर को डिफाइन करने से पहले सबसे पहले न्यूटन के कणिका सिद्धांत को पढ़ा, उसके बाद इसने हाइगेंस के तरंग सिद्धांत को पढ़ा, और दोनों सिद्धांतों को पढ़ने के पश्चात बताया, क्या बताया? इसने कहा कि जो गुण एक साधारण प्रकाश की तरंग में होते हैं, सेम वही गुण विद्युत चुंबकीय तरंगों में भी होते हैं। मेरी लाइन को वापस से सुनिएगा और गौर कीजिएगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। मैं मैक्सवेल के द्वारा प्रकाश की प्रकृति को डिफाइन किए गई प्रॉपर्टीज के बारे में आपको बता रहा हूं कि मैक्सवेल ने प्रकाश की प्रकृति के बारे में क्या बताया। मैक्सवेल ने कहा कि जो गुण एक साधारण प्रकाश की तरंगों में पाए जाते हैं, सेम वही प्रॉपर्टीज या सेम वही गुण किसमें पाए जाएंगे? विद्युत चुंबकीय तरंगों में भी पाए जाएंगे। अर्थात कहने का मतलब क्या हुआ कि मैक्सवेल के अनुसार प्रकाश क्या है? प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। उन्होंने प्रकाश की तुलना किससे कर दी? विद्युत चुंबकीय तरंगों से। अब मैं आप लोगों से क्रॉस क्वेश्चन करना चाह रहा हूं कि वो 2 गुण कौन कौन से हैं। जैसे देखिए, अब से पहले जो एनसीईआरटी की बुक जो चला करती थी और आपकी जो बोर्ड वाली किताब, उसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि सर मैक्सवेल ने अपने गणितीय विवेचना के आधार पर या अपने गणितीय सिद्धांतों के आधार पर यह बताया कि जो गुण एक साधारण प्रकाश की तरंग में पाए जाते हैं, सेम वही गुण किसमें पाए जाते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगों में। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि हु इज द 2 प्रॉपर्टीज दैट this according Mr. Maxwell say that now कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज कॉल्ड इज लाइट, कि विद्युत चुंबकीय तरंग ही क्या है? प्रकाश है। तो ध्यान दीजिए, वो 2 प्रॉपर्टी क्या है, मैं आप लोगों के सामने उनको बताना की इच्छा रखता हूं और बताना चाह रहा हूं। तो आप ढंग से सुनिएगा। ये मैंने एक सारणी बनाई जिसे हम टेबल बोलते हैं, TABLE सारणी। इसके 2 ब्लॉक हैं। पहली में मैंने ले लिया साधारण प्रकाश की तरंग, तैसे बना तरंग। मेरी सारणी छोटी है, हमारे में शॉर्ट में लिखी साधारण प्रकाश की तरंग, और एक तरफ लिख दिया मैंने विद्युत चुंबकीय तरंग। ले लिया बेटा। मैंने एक क्लू दिया है अभी छोटा सा, और वो क्लू क्या दिया है कि मैक्सवेल ने लाइट की नेचर को डिफाइन करने से पहले न्यूटन के कणिका सिद्धांत को पढ़ा है, मैक्सवेल के तरंग सिद्धांत को पढ़ा है। ठीक है साहब, दोनों सिद्धांत पढ़ लिए। फिर उसने कहा है कि प्रकाश क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग, यानी कि जो प्रॉपर्टीज प्रकाश में या साधारण प्रकाश तरंगों में है वही किसमें? विद्युत चुंबकीय तरंगों में। सर वो कौन कौन सी 2 प्रॉपर्टी? नंबर 1, न्यूटन के कणिका सिद्धांत के अनुसार साधारण प्रकाश की तरंग किससे मिलकर बनी है? सूक्ष्म कणों से। तो मैक्सवेल ने क्या कहा? जब साधारण प्रकाश तरंग सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी है तो विद्युत चुंबकीय तरंग भी किससे मिलकर बनी है? सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी है। अरे बस समझो, ठीक।
हाइगेंस का तरंग सिद्धांत अनुसार माना गया था कि प्रकाश की द्वितीय प्रकृति होती है कणीय और तरंगीय। अगर हम तरंगीय प्रकृति की अगर हम बात करें, क्योंकि विद्युत चुम्बकीय तरंग नाम आ रहा है, तो हम यहां पर नोट किसको करेंगे, कौन सी प्रकृति को नोट करेंगे, तरंगीय प्रकृति को। और तरंगीय प्रकृति के लिए हाइगेंस ने क्या कहा था कि प्रकाश के तरंग को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो यहां पर मैक्सवेल ने कहा है कि यहां पर माध्यम की आवश्यकता हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, दोनों बात कहेंगे उसने। बाकी 99.9% हमें विद्युत चुम्बकीय तरंग के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, वो निर्वात में भी संचरित हो सकती हैं। अरे बात समझ में, ये चीज मैं आपको 11वीं क्लास में भी पढ़ा चुका हूं, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के गुणधर्म और विद्युत चुम्बकीय तरंगों के बारे में बहुत विस्तृत जानकारी अगर आपको लेनी है तो आप अपने 12th क्लास के चैप्टर नंबर 17 में पढ़ेंगे, संचार एवं विद्युत चुम्बकीय तरंगें, उसमें इसका विस्तृत जानकारी दे रखी। तो बेटा ये मेरे पास दो प्रॉपर्टी आ गई। इन प्रॉपर्टी के हिसाब से उन्होंने क्या कहा कि भाई जो गुण एक साधारण प्रकाश के तरंग में होते हैं वही किस में होते हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंगों में होते हैं। अब हम देखेंगे सर हमें यह चीज तो पता है कि न्यूटन ने कहा है कि ब्रह्मांड में अनेकों प्रकार के कण होते हैं और उन कणों से मिलकर कणिका, कणिका से मिलकर बन रहा है प्रकाश। दैट मींस कणिका भी अपने आप एक सूक्ष्म कण है। तो हम इस चीज से सेटिस्फाई हैं कि सर साधारण प्रकाश की तरंग सूक्ष्म कणों से मिलकर बन रही है। सर आप भी कह रहे हो कि ये भी सूक्ष्म कण से मिलकर बन रही है, तो सर वो कौन सा सूक्ष्म कण है जिससे विद्युत चुम्बकीय तरंग का निर्माण हो रहा है। अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे कोई पूछ ले तो आप जवाब दे सकते हैं। अकॉर्डिंग मिस्टर मैक्सवेल विद्युत चुम्बकीय तरंगों का निर्माण किससे मिलकर हो रहा है, इलेक्ट्रॉन से मिलकर हो रहा है। ठीक है ना, किससे मिलकर हो रहा है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की मूविंग कंडीशन से जनरेट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जब जनरेट होते हैं तो परस्पर एक दूसरे के कैसे होते हैं, लंबवत होते हैं। हर कंडीशन में ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाए, नो, वो हमेशा एक दूसरे के कैसे रहेंगे, लंबवत रहेंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स के कारण क्या जनरेट हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड बोले तो विद्युत क्षेत्र, मैग्नेटिक बोले तो चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, जो परस्पर एक दूसरे के लंबवत होते हैं। अब विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के सम्मिश्रण से जब वो परस्पर एक दूसरे के लंबवत करते हैं तो एक नई तरंग का निर्माण होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग। और मीडियम की कंडीशंस में आपको क्लियर कराई चुका हूं। तो इससे क्या स्पष्ट होता है, अकॉर्डिंग मिस्टर मैक्सवेल क्या हुआ कि मैक्सवेल ने कहा कि प्रकाश क्या है, प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है। दैट्स क्लियर, ओके। अब देखिए वास्तविकता में प्रकाश की परिभाषा हमने क्या पढ़ी थी, साइंटिस्टों ने अपनी अलग अलग कैलकुलेशन के हिसाब से प्रकाश को क्या बता दिया। तो ये क्या है, इसकी नेचर ही तो है, डिफरेंट टाइप की नेचर ही तो है। आ रही बात समझ में। लास्ट एंड फाइनल, मैक्स प्लैंक। मैक्स प्लैंक ने क्या कहा, मैक्स प्लैंक ने, हम कहा पता साहब काखी, हम पता होता तो हम पढ़ रहे होते का। मैक्स प्लैंक ने बहुत ही गजब बात बताई और उसने क्या कहा, ढंग से सुन लीजिएगा। महान वैज्ञानिक मैक्स प्लैंक ने कहा कि किसी भी एनर्जी सोर्स से या किसी भी ऊर्जा स्रोत से, क्योंकि ऊर्जा क्या है, प्रकाश, क्योंकि प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा ही तो है, तो आप उसे प्रकाश बोल लीजिए, ऊर्जा बोल लीजिए। क्योंकि डिफरेंट टाइप की बुक्स में डिफरेंट टाइप की लैंग्वेजेस लिखी हुई होती हैं। अब बच्चा जब डिफरेंट टाइप की चीजें पढ़ता है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन आ जाता है, हमारे गुरुजी ने ये बताया किताब में ये लिख रहा है। नो, एससी वर्मा एडिशन नंबर 2 12th क्लास एक्सरसाइज नंबर 7 वेव ऑप्टिक्स को आप उठाकर देखिएगा, उसमें शुद्ध भाषा में एनर्जी ही लिखा हुआ है मैक्स प्लैंक के फॉर्मूले। अरे बात समझ में। केएल गोगिया का 2nd वॉल्यूम उठाइए, उसमें प्रकाश बोला गया है, जबकि प्रकाश और ऊर्जा बात एक ही है। ठीक है, क्योंकि हम शुद्ध देसी भाषा में जानते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। सो प्लीज डू नॉट कंफ्यूज, ओके। मैक्स प्लैंक ने क्या कहा कि किसी भी ऊर्जा स्रोत से, किसी भी प्रकाश स्रोत से प्राप्त होने वाला प्रकाश, अरे बात समझे, किसी भी प्रकाश स्रोत से प्राप्त होने वाला प्रकाश हमें सतत का मतलब कंटिन्यू लगातार रूप से प्राप्त ना होकर ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स या छोटे छोटे बंडल्स के रूप में प्राप्त होता है। क्या कहा मैक्स प्लैंक ने? मैक्स प्लैंक ने कहा, क्या कहा
कि किसी भी एनर्जी सोर्स से या किसी भी प्रकाश स्रोत से प्राप्त होने वाला प्रकाश हमें लगातार या सतत रूप में प्राप्त न होकर ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स या बंडल्स के रूप में प्राप्त होता है। और इन ऊर्जा के बंडल्स या पैकेट्स को हम क्या कहते हैं? फोटॉन या फिर क्वांटा। फोटॉन या फिर हम क्या कहते हैं उसको? क्वांटा। एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट होते हैं। ये किसने कहा? मैक्स प्लैंक। मैक्स प्लैंक ने क्या कहा कि किसी भी प्रकाश स्रोत से प्राप्त होने वाला प्रकाश हमें सतत रूप में प्राप्त ना होकर ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स या बंडल्स के रूप में प्राप्त होता है। हो गया? ठीक है। अब मैक्स प्लैंक की बदकिस्मती, मैक्स प्लैंक यहां से आगे कुछ कहने के मूड में ही नहीं था। अब आगे जो इसके फंक्शन निकले वो इसकी घरवाड़ी के कारण निकले। कैसे? मैक्स प्लैंक ने जब इस कंडीशन को रिप्रेजेंट किया तो उसकी घरवाड़ी ने इससे क्रॉस क्वेश्चन किया। और वो क्रॉस क्वेश्चन क्या किया? अब भाई बात अगर घरवाड़ी की आ रही है तो जवाब देना पड़ता ही है। बात कैसे आ रही है? मैक्स प्लैंक की मिसेज कह रही है कि अजी सुनिए। ठीक है भाई सुनाओ। कि इस पूरे संसार में एनर्जी का सबसे बड़ा जो सोर्स है वो हमारे सूर्य नारायण भगवान है। ये सूर्य है, ये पृथ्वी है जहां पर हम खड़े हुए हैं। ठीक है, जैसे हम हमारी धरती माता, जय हो धरती मैया, पृथ्वी। क्लियर? क्वेश्चन क्या बना है कि अकॉर्डिंग मिस्टर मैक्स प्लैंक यहां से जो प्रकाश आ रहा है वो सतत रूप में ना आकर एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स या एनर्जी के छोटे छोटे बंडल्स के रूप में आ रहा है। ये एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स या बंडल्स हो गए जिन्हें हम क्या कह रहे हैं? फोटॉन या फिर क्वांटा। यही तो कह रहे हैं। अब एक बात बताओ बेटा, ये जो फोटॉन और क्वांटा हैं ये सभी क्या हैं? एनर्जी के पैकेट से तो हैं। तो क्वेश्चन क्या था कि सर एक फोटॉन या क्वांटा आया संचरित होते हुए, वो अर्थ सरफेस से आकर टकराएगा तो वो टूटेगा, फूटेगा। तो इसके अंदर जो एनर्जी भरी हुई है, उस पैकेट के अंदर जो एनर्जी भरी हुई है वो डिस्ट्रॉयड होगी कि नहीं होगी? बिखरेगी। एनर्जी बिखर रही है। तो क्वेश्चन ये बना कि सर एक फोटॉन या एक क्वांटा के अर्थ सरफेस से टच होने के पश्चात जब वो फोटॉन या क्वांटा डिस्ट्रॉयड होता है, मतलब टूटता है, तो उससे कितनी एनर्जी उत्सर्जित होती है? उस एनर्जी की वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करोगे? वो एनर्जी कैसे ज्ञात की जाएगी? अरे बात समझ। तो क्वेश्चन बना कि नहीं बना कि एक फोटॉन या एक क्वांटा के टूटने से कितनी एनर्जी उत्सर्जित हो रही है, उस एनर्जी की कैलकुलेशन कैसे करोगे? मैक्स प्लैंक सदमे में आ गया कि बेवकूफ औरत, तूने ये क्या पूछ लिया मुझसे? क्या क्या है ये? मैं कहां तक पढ़ूं, कहां पकड़ूं फोटॉन क्वांटा नजारा? तुमने देखे कभी फोटॉन क्वांटा? नहीं देखे ना? सोचो कितना भयंकर माइंड लगाया होगा उस कैंडिडेट ने है? और इसकी कैलकुलेशन के लिए उन्होंने एक अपना फंक्शन दिया, E इज कस्टू में h न्यू। हेयर E इज कस्टू में डिस्टर्ड एनर्जी, h प्लैंक कांस्टेंट। ठीक है ना? और न्यू क्या है? रेडिक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश यानी कि विकिरण की प्रवृत्ति। आ रही बात समझ में? न्यू आ रही बात समझ में? और न्यू क्या होता है बेटा? C अपॉन लैम्बडा। यहां पे C क्या है? द वेलोसिटी ऑफ लाइट। लैम्बडा क्या है? तरंग दैर्घ्य, वेवलेंथ। तो मैं यहां ऐसे भी तो लिख सकूं, SC अपॉन लैम्बडा लिख सकूं ना? है E इज कस्टू में SC अपॉन लैम्बडा। H प्लैंक कांस्टेंट, C प्रकाश का वेग, और लैम्बडा क्या हो गया बेटा? तरंग दैर्घ्य। आ रही बात समझ में? तो ध्यान दीजिएगा, हम पिछले लेक्चर से डिस्कस करते आ रहे हैं प्रकाश की परिभाषा, प्रकाश की नेचर। तो बेटा देखो 4 साइंटिस्टों के बारे में मैंने आपके सिलेबस में दे रखा है। अगर यहाँ में और 10-5 दे रखे होते तो मैं मजबूर होता कि मेरे को वो पढ़ाने ही पड़ते। लेकिन बेटा मोस्टली ये 4 ही हैं जिन्होंने प्रकाश की प्रकृति को डिफाइन किया है। यहाँ से आगे जब हम इस चैप्टर में आगे की ओर बढ़ना स्टार्ट करते हैं या बढ़ना प्रारंभ करते हैं, तो देखो जैसा कि इस चैप्टर का नाम है तरंग प्रकाशिकी, तो इसमें हम जो भी घटनाक्रम पढ़ेंगे वो तरंग से रिलेटेड ही पढ़ेंगे। इसलिए आपको इसके बारे में ध्यान देना है। तो जरा चलते हैं आगे और बढ़ते हैं आगे।
देखो बेटा, कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। हालांकि आप जानते हैं, आपको मैंने 11th क्लास में पढ़ाया है कि किसी भी माध्यम की उपस्थिति में तरंग प्रारूप को अगर आप देखना चाहोगे तो इस हिसाब से व्यक्त करते हो, ये एक्स एक्सिस, ये वाई और ये वाई डैश। ओके, अब मान लीजिए कोई तरंग संचित हो रही है, तो बेटा ये जो अर्ध चंद्रमाकार आकृति दिखाई दे रही है, इसको आप क्या बोलते हो? आयाम। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एम्पलीट्यूड। अरे बात समझ में, ए से व्यक्त करते हैं, ये भी आयाम हो गया। एक चीज़ हमेशा याद रखना, आयाम कभी भी ऋणात्मक नहीं होता, ठीक है। ये माध्यमी रेखा होती है बेटा, हो गई माध्यमी रेखा। माध्यमी रेखा से ऊपर जो आयाम बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? श्रृंग। और जो बॉटम में जो बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? गर्त। कोई भी तरंग जितने समय तक संचित होती है उसका संचरण के समय को हम स्मॉल टी से व्यक्त करते हैं, ठीक है ना। अगर कोई तरंग जैसे ये है, दूसरी तरंग ये है, तो ये दोनों तरंगें श्रृंग से गर्त की ओर जा रही कि नहीं जा रही हैं? तो ये दोनों तरंगें कौन सी कला में हो गई? समान कला में। कौन सी कला में हो गई? समान कला, यानी कि दोनों का फेज कैसा है? इक्वल है। अगर तरंगें ऐसे जा रही हैं तो ये दोनों विपरीत कला में हुई कि नहीं हुई? जिसे हम कहेंगे असमान कला, बिकॉज पहली तरंग श्रृंग से गर्त में जा रही है और दूसरी तरंग गर्त से किस में आ रही है? श्रृंग। तो ये तो हो गई समान कला में और ये हो गई विपरीत कला में। आ रही बात समझ में? दूसरी बात, जैसा कि आप जानते हो किसी भी तरंग के विस्थापन का समीकरण होता है y इक्वल में a sin ओमेगा t। भाई मूल प्रारूप तो यही होता है। अगर कोई फेज एंगल अगर आपके पास निकल कर आ रहा है तो a sin ओमेगा t प्लस माइनस थीटा, वो डिपेंड करता है उसकी डायरेक्शन पर, तो हम उसके फेज एंगल को कनेक्ट कर देते हैं। इसको मैं थोड़ा लाइटली इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको मैं 11th क्लास में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है ना। अब ये चीज़ ध्यान रखिए कि ये साइन कैसे आता है और कैसे नहीं आता है। ये चीज़ भी मैंने आपको 11th क्लास में बहुत बारीकी से समझा दी है कि अगर कोई तरंग टॉप टू बॉटम क्रॉस कर रही है, टॉप टू बॉटम यानी कि श्रृंग से अगर गर्त में आ रही है तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आता है साइन, ठीक है ना। अगर कोई भी तरंग बॉटम टू टॉप क्रॉस कर रही है, आगे कहने का मतलब गर्त से कहाँ जा रही है? श्रृंग में जा रही है, तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या आता है? कॉस, ठीक है ना। इस सूत्र को भी याद रखने का मैंने आपको तरीका बताया था, आप देख सकते हैं। किसी भी तरंग के विस्थापन का समीकरण बराबर होता है आयाम इंटू तरंग का त्रिकोणमितीय अनुपात इंटू कोणीय आवृत्ति इंटू समय। ये मैंने आपको सूत्र लिखाया है, आप अपने 11th क्लास के नोट्स को आराम से चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो बेटा ये तो नॉर्मल वो जानकारी है जिसके बारे में आप ऑलरेडी नॉलेज रखते हैं। अब इस जानकारी पर आधारित हम अगले टॉपिकों के बारे में चर्चा करते हैं। तो अगले टॉपिक क्या हैं, ध्यान दीजिएगा। तरंगाग्र, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं वेव फ्रंट। और ये नया टॉपिक नहीं है आप लोगों के लिए, इसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी आपकी जो पिछली क्लास थी 11th क्लास, उसमें भी मैं आपको जानकारी दे चुका हूं तरंगाग्र के बारे में। वहां पर तरंगाग्र हमने प्रगामी तरंगों के लिए पढ़ा था, यहां पर तरंगाग्र हम प्रकाश की तरंगों के लिए पढ़ेंगे, ठीक है। तरंगाग्र वेव फ्रंट बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है और आपको विद डायग्राम समझाने का मैं प्रयास करूंगा, तो आप ध्यान दीजिए। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द डेफिनेशंस ऑफ वेव फ्रंट या तरंगाग्र हम किसे कहते हैं, तो आपके पास एक नॉर्मल सी परिभाषा होती है। और वो परिभाषा क्या होती है बेटा? वो परिभाषा होती है कि यदि किसी माध्यम में हम एक ऐसा पृष्ठ खींचें, यदि किसी माध्यम में हम एक ऐसा पृष्ठ खींचें जिसमें उपस्थित सभी कण उस तरंग की समान कला में क्या करें? कंपन करें, ऐसा पृष्ठ क्या कहलाता है? तरंगाग्र। मैं रिपीट कर रहा हूं परिभाषा को, आप जरा ढंग से सुनिएगा, फिर मैं आपको डायग्राम में लिखकर बताऊंगा, डायग्राम बनाकर समझाऊंगा। परिभाषा क्या है? आप लोग सोच रहे हैं कि साहब हमारे और टीचर तो परिभाषा बोर्ड पे लिख दें, लिखने की कोई जरूरत ना है। हिंदी थोड़ी पढ़ा रहा हूं मैं जो परिभाषा बोर्ड पे लिखूंगा, है? आप उसको सुनिए, समझिए, समझना चाहिए ना हमको, ठीक है। तो परिभाषा क्या बनती है? परिभाषा बनती है बेटा कि यदि किसी माध्यम में, कोई भी एक माध्यम है, यदि किसी माध्यम में हम एक ऐसा पृष्ठ खींचें, अब आप पृष्ठ कैसे हो भाई मैं दिखाऊंगा तुमको। यदि किसी माध्यम में हम एक ऐसा पृष्ठ खींचें जिसमें उपस्थित सभी कण
जिसमें उपस्थित सभी कण उस तरंग की समान कला में क्या करें, कंपन करें। ऐसा पृष्ठ क्या कहलाता है बेटा, तरंगाग्र। क्लियर। अब इसको डायग्राम से देख लीजिएगा। बेटा ये मेरे पास एक माध्यम हो गया, ये y और ये y डैश, ये x एक्सिस, ठीक है। मैंने देखा कि सर यहां पर ये कोई प्रकाश की तरंग है, ये संचरित हो गई है, ओके, ठीक है। अब बेटा ये प्रकाश की तरंग है ना, और प्रकाश की तरंग है तो ऑब्वियस सी बात है इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स उपस्थित होंगे कि नहीं होंगे, ऑब्वियस बात सर होंगे ही। किसके अनुसार, प्रकाश के कणिका सिद्धांत के अनुसार। प्रकाश सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है। मैंने इनको डिनोटेड कर दिया, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, समझ में आ जाएगा, यही आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर, हालांकि बहुत सारे कण होते हैं यहाँ पे, मैंने उदाहरण के तौर पर 7 मान लिया। एक पृष्ठ मैंने ये खींच रहे बेटा, एक पृष्ठ अकॉर्डिंग टू अवर डेफिनेशंस ऑफ वेव फ्रंट। यदि किसी माध्यम में, यह माध्यम है जिसमें तरंग संचित हो रही है, इसमें मैंने एक ऐसा पृष्ठ खींच लिया जिसमें उपस्थित सभी कण उस तरंग की समान कला में कंपन करें। अब बेटाओ एक चीज बताओ, ये गर्त वाला पार्ट लिया है कि नहीं लिया, मैंने लिया ना, तो इस पृष्ठ की उपस्थिति में इस तरंग का केवल ये वाला भाग ही तो है ना, ये वाला भाग। तो देखिए सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 आगे ना। अब ये एज इट इज यही कंडीशन कहाँ फॉलो हो जाएगी, यहाँ फॉलो हो जाएगी। अगर अगला पृष्ठ में यहाँ खींचूंगा तो यहाँ पर भी तो वही क्रम आएगा कि नहीं आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 आगे ना, आ रहे कि नहीं आ रहे। अब सेम यही कंडीशन कहाँ चली जाएगी, यहाँ चली जाएगी, आ रही कि नहीं आ रही है। तो अब हम परिभाषा को नोट करते हैं। हमारी परिभाषा क्या कहती है, यदि किसी माध्यम में हम एक ऐसा पृष्ठ खींचें जिसमें उपस्थित सभी कण उस तरंग की समान कला में कंपन करें, तो बेटा मैंने एक पृष्ठ खींचा और मैंने फॉलो किया गर्त को। कोई जरूरी नहीं है कि आप हमेशा गर्त को फॉलो करेंगे, आप श्रृंग को भी फॉलो कर सकते हैं। बेटा गर्त में मैंने कणों की स्थिति देखी, 1 के संगत 1, 2 के संगत 2, 3 के संगत 3, 4 के संगत 4, 5 के संगत 5, 6 के संगत 6, 7 के संगत 7। प्रत्येक कण तरंग की समान कला में कंपन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है ना। तो जिस पृष्ठ की उपस्थिति में इस तरंग में उपस्थित कण या इस पृष्ठ की उपस्थिति में जितने भी कण हैं, अगर वो तरंग की समान कला में कंपन कर रहे हैं तो वह पृष्ठ, बोले तो ये पृष्ठ क्या कहलाएगा बेटे, तरंगाग्र कहलाएगा। अरे बात समझ में। दिस इज द नॉर्मल या सिंपली डेफिनेशंस ऑफ वेव फ्रंट, तरंगाग्र की परिभाषा होगी, ठीक है। इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट, तरंगाग्र के प्रकार। तरंगाग्र के प्रकार, तो बेटा तरंगाग्र कितने प्रकार का होता है, तरंगाग्र 3 प्रकार का होता है, ध्यान दे लीजिएगा। तरंगाग्र कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। नंबर 1 बिंदुवत या गोलीय तरंगाग्र। नंबर 2 बेलनाकार। नंबर 3 समतल, या जैसे हम कह सकते हैं प्लेन वेव फ्रंट, ठीक है। तो तरंगाग्र कितने प्रकार के हो गए बेटा, 3 प्रकार के, बिंदुवत या गोलीय तरंगाग्र, दूसरा बेलनाकार और तीसरा समतल। 3 प्रकार के तरंगाग्र हो गए। अब गोलीय बिंदुवत तरंगाग्र काई सुख हैं, बेलनाकार तरंगाग्र काई सुख हैं, समतल तरंगाग्र काई सुख हैं। अब तुम सब जानकारी है यार एक वीडियो में बचाव का नहीं मिल सकती, अर्थात इन तीनों की जानकारी आपको अगले लेक्चर में दे दी जाएगी। धन्यवाद।